वो उनसे परिचय प्राप्त करते हुए उनसे उनका अभिवादन करते हुए माननीय अमित शाह जी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए उनको अपना आशीर्वाद देते हुए आने वाले चुनाव के अंदर में आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक बार पुनः तालियों के साथ में उनका अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय अमित शाह जी का स्वागत और अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के इस नामांकन सभा में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हम सब के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैंने हमारे 6 प्रत्याशियों को आपके सामने प्रस्तुत करके उनका परिचय कराया था। हमारे 7वें प्रत्याशी भी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आपके सामने आकर के आप सबका अभिनंदन स्वीकार करें। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण साव जी से निवेदन करूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे जी से मेरा निवेदन होगा कि आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय संतोष पांडे जी से मेरा निवेदन होगा कि आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय जिलाध्यक्ष रमेश पटेल जी से मेरा अनुरोध होगा कि आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे। हम लोगों ने ऐसे योजना तो बनाई थी कि बाकी सब लोग एक साथ मिल करके आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे अलग अलग ग्रुप में, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से वो व्यवस्था थोड़ी सी मिस हुई है। तब भी जो उनको सभी से मेरा अनुरोध होगा, मंच में जितने लोग हैं उन सब से, कि उनको स्मृति चिन्ह दे करके आदरणीय गृह मंत्री जी का सभी लोग एक साथ मिल करके आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे और आप सब ताली बजा करके स्वागत करेंगे। इसी के साथ हमारे जिले के पदाधिकारी साफा पहना करके हमारे सभी पदाधिकारी और गृह मंत्री जी का और सभी उम्मीदवारों का साफा पहना करके स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय संतोष पांडे जी से कि वो स्वागत भाषण आकर के यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। भारत माता के, भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। आज संस्कारधानी राजनांदगांव में उपस्थित सम्माननीय भारत के गृह मंत्री सम्माननीय श्री अमित शाह जी, मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, सम्माननीय सुश्री सरोज पांडे जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदया, हम सबके यशस्वी अध्यक्ष प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के और सांसद बिलासपुर के सम्माननीय अरुण साव जी, उपस्थित समस्त प्रत्याशीगण, मंच में विराजमान समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस राजनांदगांव के इस ऐतिहासिक विशाल जनसभा में उपस्थित समस्त बहनों भाइयों, मैं सम्माननीय
अमित शाह जी का मैं स्वागत करता हूं, किंतु इन पंक्तियों के साथ जिस प्रकार से कवि भूषण ने और छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के विषय में कहा था, आज वही माननीय सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सटीक उस पर उतरते हैं। इंद्र जिमि जंभ पर बाणव सुवंभ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, पौन बारिवाह पर शंभु रतिनाह पर जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है, तेज तमयंस पर कान्हा जिमि कंस पर जो मलेक्ष वंश पर शेर शिवराज है। शिवा को संभालो, शिवा को सराहो की सराहो छत्रसाल को। इस देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी की सराहना पूरी दुनिया करती है और भारत के अंदर और इस देश को सुगठित बनाने वाले ऐसे गृह मंत्री अमित शाह जी की पूरा भारत सराहना करता है। आज संस्कार धानी में, साहित्य की नगरी में मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। भाइयों बहनों, आज केवल राजनांदगांव नहीं, संपूर्ण भारत नहीं, पूरी दुनिया में यदि डंका बज रहा है भारत का और भारत माता की जय जयकार हो रही है, तो इसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस स्थान पर पहुंचाया है। आज हम सब जानते हैं G20 की मेजबानी जिस तरीके से की गई और भारत में जिस तरीके से वो कार्यक्रम संपन्न हुए, विश्व में पहली बार भारत ने ऐसा किया है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी वसुधा की, पूरी पृथ्वी की, जन जन की चिंता करते हैं, चाहे किसी भी देश के रहने वाले हो। माननीय मोदी जी ने कहा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की बात करने वाले। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, जब पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची थी, वो बीमारी, वो महामारी, उस कोविड काल में जिस तरीके से दो वैक्सीन उन्होंने इजाद किया, इजाद कराने के लिए वैज्ञानिकों के लैब में जाकर के उनकी पीठ थपथपाई, उनको संसाधन उपलब्ध कराए, उनको सब प्रकार से धन मुहैया कराया और जो वैक्सीन कोविशील्ड को जो वैक्सीन तैयार हुआ, वो पूरे भारत में और पूरी दुनिया में हमने भेजने का काम किया, अपनी औषधि भेजने का काम किया, जिसकी पूरी दुनिया में मांग थी। विश्व की कल्याण की कामना करने का, मंगल कामना करने का ये प्रण माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। मैं आप सबसे केवल इतना ही कहते हुए, एक तरफ तो ये अफवाह फैला रहे हैं, ये अफवाह क्या, यहाँ के मंत्री बोले इस वैक्सीन को जो लगाएगा वो नपुंसक हो जाएगा, इसमें एक्सपायरी डेट नहीं है, इसमें इस प्रकार की बातें हैं। आज भूपेश बघेल की सरकार के मंत्री, भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं, मैं इतनी बात कहते हुए समाप्त करूंगा। भूपेश बघेल आज बता रहे थे ये भरोसा सम्मेलन, क्या भरोसा है भैया? न तो टी.एस. सिंहदेव को भूपेश बघेल के ऊपर भरोसा है, न तो चंडी साहू को भूपेश बघेल के ऊपर भरोसा है, न तो शैलेश पांडे को, बिलासपुर के विधायक को भूपेश बघेल के ऊपर भरोसा है। आज ये भरोसे की बात करते हैं, आम छत्तीसगढ़िया को भूपेश बघेल के ऊपर से भरोसा खत्म हो गया है। ये राम नाम की, राम वनगमन की बात करते हैं। मैं केवल इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के आज भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों की सरकार राम जन्मभूमि के लिए बर्खास्त हुई थी। बलिदान दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। धारा 370 खत्म कराने वाले हमारे बीच में उपस्थित हैं। दृढ़ निश्चय, वही दृढ़ निश्चय लेकर ऐसा वातावरण निर्माण हुआ, राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण हुआ। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम राम वनगमन बनाएंगे, राम नाम जपना शुरू कर दिए, काल नेमि जिमि रावण राहु। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि भैया, आप तो राम राम कह रहे हैं,
इसी मैदान में 50 फुट की रावण जलाते हैं, म्युनिसिपल स्कूल में जलाते हैं। ये बताओ, रावण की पूजा करने कौन कहता है? उनके पिताजी। रावण की बात कौन कहता है? उनके पूज्य पिताजी। तबे हमारी यह कहावत है छत्तीसगढ़ में, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फैर का, और जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लइका। ओकर लइका कौन है? वो धोखा दे थे राम के नाम में। ओकर पिताजी है रावण लमानो कहा थे, अब ये राम लमानो कहा थे। एक दूसर ऊपर भरोसा न पैदा करके इन बता दे। मैं केवल अतके कहते हुए कि आज ये समय आगे है, हमारे जतेक प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं, ये सब प्रत्याशी मन ला आप मन कमल छाप में वोट लेकर के विजयी बनाओ, जिताओ। आज ये अवसर में सम्माननीय अमित शाह जी के पुनः अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपन बात ला समाप्त करत हूं। आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु एक पंक्ति के साथ, हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, कुदरत के उसूलों में उलट फेर नहीं है, आगाज से अंजाम जुड़ा होता है यारो, भगवान के घर देर है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ बिलासपुर के सांसद भी, एक बार जोरदार ताली बजा दो और उन साव जी ला आमंत्रित करत हो। बहुत बहुत स्वागत आपके। आज के ये नामांकन रैली में हम सब के ताकत बढ़ाए बर, उत्साह बढ़ाए बर आए हुए हमारे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो। और बता दो नारा लगा के कि आज छत्तीसगढ़ के गांव गांव गली गली में कौन सा नारा गूंजा थे कि औ नहीं सही बोल, अरे औ नहीं सही बोल, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। आज के ये नामांकन रैली में हम सब के बीच में उपस्थित हमारे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री यशस्वी आदरणीय अमित शाह जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद आदरणीय सरोज पांडे जी, हमारे क्षेत्रीय सांसद आदरणीय संतोष पांडे जी, मंच में विराजमान जम्मू हमारे पार्टी के नेता मन, हमारे 6 विधानसभा के प्रत्याशी मन और अत्यधिक बड़े संख्या में उपस्थित जम्मू भाई बहनी मन ला मैं प्रणाम करत हूँ, राम राम करत हूँ, जय जोहार करत हूँ। अभी अभी तारीख के बाद तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और अभी कल कांग्रेस पार्टी के 30 प्रत्याशी के ले दे के सूची जारी हुए है। ले दे के कांग्रेस पार्टी डरत है, घबरावत है, हार निश्चित है, अब यही पाए के प्रत्याशी के चयन नहीं कर पावत है। अपन 8 विधायक के टिकट काटे हैं, ये पता चलते कर से कि पूरा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है। काबर के 4.25 साल में केवल छत्तीसगढ़ ला दोनों हाथ से लूट के दिल्ली दरबार में पहुंचाए के काम करे। तो संगवारी हो, कांग्रेस पार्टी के जाए के बेरा हो गए। भूपेश बघेल और पूरा टीम अपन बोरिया बिस्तर बांधे के तैयारी करत है। काबर के छत्तीसगढ़ के गांव गांव गली गली में एक नारा गूंजत है कि औ नहीं सही बोल।
जय साहिबो। एक बार फिर मैं आज के ये महती सभा में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करत हूँ। आपसे निवेदन करत हूँ कि अब 1.5 महीना के समय पूरा ताकत लगा के काम करना है और 3 दिसंबर के जब मतगणना के परिणाम आए तो झरझर झरझर कमल के फूल खिले। अतके पर आप सब ले आग्रह करत हुए कि अपन प्रत्याशी मनला पूरा ताकत से जिताओ। आप सबके बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अब मैं हमारे राजनांदगांव के लोकप्रिय उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान राजनांदगांव विधायक आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी से निवेदन करूं कि अपन विचार यहां पर रखें। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। आज का भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशियों के नामांकन के पहले आशीर्वाद देने हम सबके सौभाग्य से देश के हमारे गृह मंत्री और ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया। वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री रहते 500 राज्यों का विलय कराया और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे हैं जिन्होंने 370 समाप्त करके अपनी ताकत दिखा दी। तालियों के साथ स्वागत करिए माननीय गृह मंत्री जी का। माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी हमारे बीच उपस्थित है। माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, सांसद संतोष पांडे जी, रमेश पटेल जी जिलाध्यक्ष, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, आज नवरात्रि का पावन अवसर, एक बार माता की जयकारा। भारत माता की, भारत माता की, बमलेश्वरी माता की, बमलेश्वरी माता की, शीतला माता की, शीतला माता की। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजनांदगांव की जनता को कि आपने डॉक्टर रमन की पहचान बनाई है। डॉक्टर रमन यदि पार्षद से लेकर विधायक से लेकर सांसद, केंद्र में मंत्री और 3 बार मुख्यमंत्री बना है। पहले विधायक आपने बनाया, फिर मैं बाद में बना, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने वो गौरव दिया और एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राष्ट्रीय हमारे पार्टी के अध्यक्ष और माननीय सभी वरिष्ठ नेताओं का, जिन्हें मुझे विधायक के नाते चुनाव लड़ने का आदेश जारी किया। 15 साल अवसर मिला मुख्यमंत्री के नाते, राजनांदगांव में विधायक के नाते इस क्षेत्र का विकास किया। और 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया? पक्षपात की कार्रवाई की, पक्षपात किया राजनांदगांव जिले के साथ। राजनांदगांव का घोर अपमान होता है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल के आते ही क्या स्थिति बदली। सड़क, पुलिया, पुल, स्कूल, अस्पताल, सारे निर्माण कार्य रुक गए। एक आंकड़ा मैं देख रहा था, राजनांदगांव नगर निगम में अधोसंरचना मद में 18 से 23 कांग्रेस के शासनकाल में 39 करोड़ मिले और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 13 से 18 200 करोड़ रुपया मिले थे। ये तुलना आप कर सकते हैं क्या स्थिति कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के 5 साल और भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेंड्री में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में।
मॉडल कॉलेज का निर्माण, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 102 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, ऐतिहासिक दिग्विजय स्टेडियम को भव्यता के अनुरूप स्टेडियम का निर्माण, मोतीपुर अंडरब्रिज का निर्माण, शिवनाथ वर्धन योजना में लाइनिंग का काम, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण, पेंड्री में हजारों आवास का निर्माण, टेढ़ेसरा में बीपीओ का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण। और भूपेश ने क्या किया 5 साल में? राजनांदगांव के साथ छल किया है, राजनांदगांव के साथ धोखा किया है, छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध किया है। भूपेश बघेल ने पाठ्य पुस्तक का निगम का ऑफिस राजनांदगांव बंद करने का दोषी कौन? सेतु निगम के कार्यालय को बंद करने का दोषी कौन? और पीछे वाले भी मेरी बात सुन रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का दफ्तर बंद कराने वाला दोषी कौन? पीछे वालों से भी पूछ रहा हूं, आगे वाले से भी पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ऑफिस को बंद करने का दोषी कौन? अब भूपेश से बदला लेना है कि नहीं भाई? बदला लेना है। ये बार कांग्रेस ला पूरा छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव में पूरा साफ करना है। तय है तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। गरीबों को 1 रुपया किलो चावल देने की योजना 15 साल में हमने शुरू की। 16% ब्याज दर को बिना ब्याज के सहकारी बैंक से कर्ज लेने की योजना हमने शुरू की। 38,000 प्राथमिक मिडिल हाई स्कूल का निर्माण हमने कराया। एनआईटी आ गया, आईआईटी आ गया, ट्रिपल आईटी आ गया, एम्स आ गया, हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी आ गया। ये संस्थान छत्तीसगढ़ में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1,20,000 शिक्षा कर्मी की नियुक्ति, 10,000 पीएससी में छात्रों की नियुक्ति, 70,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। और भूपेश के 5 साल में भूपेश एक ही बात न बोलते, बार बार बोलते, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा पारी। मगर अब जनता जान गई है, जनता कहने लगी है कांग्रेस के 4 चिन्हारी चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और लबारी, इसके सिवाय कुछ नहीं। क्या हुआ जन घोषणा पत्र का? क्या हुआ शराबबंदी के वादा का? क्या हुआ 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का, 2 लाख कर्मचारियों को स्थायी करने का, 2 साल के बोनस को देने का, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन को देने का? इन सारे कामों को छोड़कर आज हालत ये है, 5 साल में 15,000 करोड़ का घोटाला। विश्व में कीर्तिमान स्थापित कोई कर सकता है तो भूपेश बघेल कर सकता है भ्रष्टाचार में, उससे आगे कोई नहीं। 5,000 करोड़ का गरीब कल्याण अन्न योजना घोटाला, 2,100 करोड़ का शराब घोटाला, 1,300 करोड़ का गोठान घोटाला, 600 करोड़ का पीडीएस घोटाला, 540 करोड़ का कोयला घोटाला। लालू यादव चारा खा गया, 3 साल जेल में लौट के आया है ताजा ताजा। अरे वो तो चारा खाया, ये तो गोबर खा रहा है भाई। गोबर में बेईमानी, गोबर में बेईमानी। महादेव ऐप में हजारों करोड़ का घोटाला करने वाला। समस्या एक है, राजा यदि चोर हो जाए तो कैसे करोगे? खजाने की चाबी जिसके पास है वो डकैती करने लगे तो कैसे करोगे? उसका विकल्प होता है, उस चौकीदार को बदल दो, उस डकैत को बदल दो। इस मुख्यमंत्री को बदलने का समय आ चुका है, इसको तुरंत बदलने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। और चुनाव में इस बार इस भ्रष्ट सरकार को बदलने का समय आ चुका है। लाखों नवयुवक छत्तीसगढ़ पीएससी में अप्लाई करते हैं, पीएससी में नौकरी के लिए एप्लीकेशन देते हैं, मगर सिलेक्शन किसका होता है?
पीएससी के चेयरमैन का भाई का भतीजा का, अधिकारी कर्मचारी को भाई भतीजा बेटा का, करोड़पतियों के बेटे का, छत्तीसगढ़ के नवयुवक देखते रह जाते हैं। पीएससी में हुए भ्रष्टाचार का बदला युवा लेना चाहता है कि नहीं? पीएससी का बदला लेंगे कि नहीं? पीएससी के नवयुवकों से मैं आग्रह करूंगा कि इस सरकार को बदलना है। वो सरकार जो कवर्धा में तिरंगा ध्वज को बूट के तले रौंदता है, वो सरकार जो बीरनपुर में बिनेश्वर साहू की हत्या लव जिहाद के लिए करता है, वो सरकार के लोग जो भिलाई में हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने पर चाकू मार दिया जाता है। अध्यक्ष जी बोल रहे थे, अब नहीं सही बोल, और अब नहीं सही बोल, दोनों हाथ उठा के अब नहीं सही बोल, अब नहीं सही बोल। तो भारतीय जनता पार्टी के मेरे सारे प्रत्याशी मेरे साथ आज हैं। मैं सबके लिए आग्रह एक बार करना चाहूंगा, इन सभी प्रत्याशियों को जो आज भारतीय जनता पार्टी के आज आए हैं, उन सभी प्रत्याशियों को आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मिले। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के उनका स्वागत करिए। धन्यवाद। सभी एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाए, मेरा निवेदन है, एक बार खड़े हो जाए और ताली बजा करके माननीय अमित शाह जी को आश्वस्त करिए कि हमारे जितने उम्मीदवार मंच में है उन सबको हम जिता करके विधानसभा भेजेंगे। और इसी विश्वास के साथ वो हम सबके बीच में आए। मैं सादर आग्रह कर रहा हूं आदरणीय अमित शाह जी से कि वो यहाँ पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार ताली। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, सरकार बदलनी है नहीं बदलनी है? ऐसी आवाज नहीं चलती। दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मैं सबसे पहले हमारे सभी प्रत्याशियों का परिचय कराता हूं। आप सभी लोग नारा लगाकर हमारे प्रत्याशियों का स्वागत करेंगे। राजनांदगांव से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी इस बार विजयी होकर आने वाले हैं। डोंगरगांव से श्री भरत वर्मा, भरत जी अभिवादन करिए। डोंगरगढ़ से श्री विनोद खांडेकर जी, ताली बजाओ विनोद जी के लिए। खुजी से बहन गीता साहू, ताली बजाइए गीता जी के लिए। अरे महिलाओं जरा जोर से ताली बजाओ। खैरागढ़ से श्री विक्रांत सिंह जी, मानपुर से श्री संजय शाह जी। संजीव भाई हाथ ऊपर करो। और अंतिम परिचय मैं कराना चाहता हूं, ये भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर को लिंचिंग कराकर मार दिया। भुवनेश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिताजी श्री ईश्वर साहू को हमने चुनाव के मैदान में उतारा।
मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, भाई भुवनेश्वर साहू की शहादत के लिए जोर से दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय का जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मित्रों, आज राजनांदगांव में हमारे सारे प्रत्याशियों के नामांकन की रैली में एक विशाल जन समूह मेरे सामने है। आपका उत्साह देखकर मैं स्पष्टता से आज भरोसा लेकर जा रहा हूं। मोदी जी को भी शाम को बताऊंगा कि 3 दिसंबर में कमल खिलने वाला है, कमल खिलने वाला। इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भाई अरुण साहू जी, हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री और यहां से हमारे प्रत्याशी राजनांदगांव के डॉक्टर रमन सिंह जी, बहन सरोज पांडे जी, पूर्व सांसद अशोक शर्मा जी, भूपेंद्र सवन्नी जी, श्री मधुसूदन यादव जी, श्री रविंद्र राय, पूर्व अध्यक्ष झारखंड के, श्री संतोष अग्रवाल जी, श्री अभिषेक सिंह जी, श्री अवधेश चंदेल जी, श्री प्रदीप गांधी जी, श्री रमेश पटेल जी, और आज मेरे साथ जो हमारे सातों सात प्रत्याशी उपस्थित है, जिनको आपको विधायक बनाकर भेजना है, वो सभी प्रत्याशियों को मैं हृदय से, मेरी ओर से और करोड़ों भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, डॉक्टर रमन सिंह जी ने ठीक से बात रखा है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, मगर मैं छत्तीसगढ़ वासियों को चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार रैली हो रहा है, मैं छत्तीसगढ़ वासियों को याद कराने आया हूं, इस छत्तीसगढ़ को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाने का काम किया। एक कांग्रेसियों के शासन के अंदर पुराना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य बनकर खड़ा था। छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया और जब हमारी सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह इसके मुख्यमंत्री बने, 15 साल में ये बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल में ये राजनांदगांव, और चाहे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र हो, दलित भाई जहां रहते हो वो क्षेत्र हो, दुर्ग और भिलाई के कॉस्मोपॉलिटन इलाके हो, या जहां मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हो वो क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को संपूर्ण विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां की छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य की भाषा का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसानों को 14% ब्याज से मुक्त कराने का काम, जोर से ताली बजाइएगा, हमारी रमन सिंह सरकार ने किया। मित्रों,
सबसे पीडीएस की व्यवस्था सबसे अच्छी देश भर में कहीं पर लागू हुई तो मेरे और आपके इस छत्तीसगढ़ में हुई और रमन सिंह को चावल वाला बाबा कहकर पुकारा गया। ट्राइबल, ओबीसी और दलित को अपने अधिकार देने का काम किया और छत्तीसगढ़ को हमने विकसित राज्य बनाने के लिए ढेर सारे कदम उठाए। और मैं पूछने आया हूं भैया भूपेश जी, 5 साल में आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब किताब दीजिए। मुझे मालूम है हिसाब देने का आपका स्वभाव नहीं है, आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते हो। बेचारे ताम्रध्वज साहू और राजा साहब से हिसाब किताब करने में पड़े हो, आप विकास का हिसाब नहीं कर सकते हो। मित्रों, आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं, आने वाला चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। आने वाला चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम भविष्य वाले छत्तीसगढ़ बनाने का चुनाव है। हर छत्तीसगढ़िया ने एक एक वोट मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाने के लिए देना है। छत्तीसगढ़ हमारे 15 साल के शासन में खाद्य और पोषण सुरक्षा देने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बना। कौशल विकास उसका अधिकार देने वाला सबसे पहला राज्य बना। 150 दिन तक, जोर से ताली बजाइएगा, 150 दिन तक रोजगारी देने वाला सबसे पहला राज्य बना। महिला मजदूरों को मातृत्व अवकाश देने वाला पहला राज्य बना और माताओं बहनों को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य भी ये बना। इन्होंने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था। हमने इसको एजुकेशन हब बनाया, पावर हब बनाया, सीमेंट हब बनाया, इस्पात हब बनाया और हेल्थ केयर का भी एक बहुत बड़ा सेंटर बनाने का काम किया। नीट, एनआईटी, आईआईटी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मित्रों, भूपेश जी ने क्या कहा किया, 5 साल से 30% भूपेश कक्का सरकार चलाने का काम ये भूपेश जी ने किया। मित्रों, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम बनाकर रखा है। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है। दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है और मेरे पिछड़ा वर्ग के युवा भाइयों बहनों का अधिकार भी ये इनके एटीएम के थ्रू दिल्ली में जाता है। और मैंने करप्शन का ऐसा, जैसे फूड चेन बनते हैं ना, कोई पिज्जा का फूड चेन बनाएगा, कोई पाव भाजी का बनाएगा, इन्होंने करप्शन का पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक का पूरा करप्शन चेन बना दिया है जो दिल्ली तक जाता है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, घोटालों की इतनी बड़ी सूची मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कहीं नहीं देखी। शराब घोटाला, 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, इनके ऑफिस के अफसरान जेल में जाते हैं और
उनको शादी में भी चैन नहीं आता है, कहीं वो मुंह न खोल दे, इसलिए डर कर घर में शादी कराते हैं। कोयला परिवहन घोटाला 550 करोड़ का किया। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान घोटाला 1300 करोड़ से ज्यादा रुपयों का घोटाला किया। 600 करोड़ का उन्होंने पीडीएस घोटाला फिर से किया। महादेव ऐप का 5000 करोड़ का घोटाला करने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया। ये उन्होंने तो बच्चों की नौकरियों को भी नहीं छोड़ा। पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला कर कर बच्चों की नौकरियों में भी कटकी लेने का काम किया है। मित्रों, ये भूपेश बघेल सरकार कटकी और बटकी की सरकार है। हमें यहाँ विकास करने वाली सरकार चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाने वाली सरकार चाहिए। ढेर सारे वादे किए, प्रत्येक महिला को महतारी सम्मान योजना देना था। भूपेश बाबू क्या हुआ? मुफ्त 4 गैस के सिलेंडर देने थे। भूपेश बाबू क्या हुआ? 50,000 अतिरिक्त शिक्षक बढ़ने थे। भूपेश बाबू क्या हुआ? शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर 50% कम करने का वादा किया था। क्या हुआ? राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने वाले थे। भूपेश बाबू आपने क्या किया? बिजली का बिल आधा करने वाले थे। भूपेश बाबू आपने क्या किया? उनको हिसाब देना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता को। मैं आज छत्तीसगढ़ की जनता को बताने आया हूं, ये भूपेश बघेल उनके शासन में छत्तीसगढ़ में ना दलित खुशहाल है, ना आदिवासी खुशहाल है, ना ओबीसी खुशहाल है, पिछड़ा भी खुशहाल नहीं है। माताओं बहनों की तो बात ही मत करिए, युवा और किसान भी परेशान है। खुशहाल है तो गांधी परिवार अकेला खुशहाल है और कोई खुशहाल। जैसे मैंने अभी पहले किया, उनकी वोट बैंक की राजनीति के चलते भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी। आप क्या चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ फिर से एक बार एक कौमी दंगों का केंद्र बने? चाहते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, चाहते हो क्या? भुवनेश्वर साहू को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर कांग्रेस फिर से चुनकर आती है तो यही तुष्टीकरण की, यही वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाएगी। और मैं आपको कहता हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो। ये जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पाई पाई उनसे वसूलेंगे और उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाई और बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूरे देश का सम्मान बढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। अभी अभी विधानसभा और लोकसभा में 33% माताओं बहनों को रिजर्वेशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चंद्रयान भेजा, G20 हुआ और छत्तीसगढ़ के ढेर सारे लाभार्थियों को नरेंद्र मोदी सरकार का फायदा मिला है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज 370 करोड़ रुपए का, 330 करोड़ के फ्लाईओवर, 48 करोड़ के शिवनाथ व्यय प्रवर्तन योजना नहर, 18 करोड़ से पेंड्री में निवास स्थानों, 15 करोड़ रुपयों से
मातृशक्ति के लिए अस्पताल, 13 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए और 10 करोड़ रुपया मॉडल कॉलेज और वंदे भारत ट्रेन का सौगात भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मैं आज भूपेश जी को पूछना चाहता हूं, भूपेश जी, 2004 से 14 केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्या दिया आपने छत्तीसगढ़ को? हिसाब लेकर आइए माताओं, भाइयों, बहनों। 2004 से 14 में केवल 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को 10 साल के अंदर दिया। कितना दिया? जरा जोर से बोले, कितना? 77,000 करोड़। कितना? और मोदी जी ने 2014 से 23 उनके 10 साल बनाम हमारे 9 साल 77,000 करोड़ की जगह पे 3,01,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को भेजने का काम किया। हमने नक्सलवाद पर नकेल कसी, 38 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया, 24 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाया, 2 करोड़ गरीब छत्तीसगढ़ वासियों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया, 38 लाख माताओं के घर में शौचालय का निर्माण किया, लगभग 6 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और लगभग 11 लाख लोगों को घर का भेंट देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्र, नरेंद्र मोदी जी, मैं आज यही कहने आया हूं कि इन्होंने दिए हुए 315 वादे तो पूरे नहीं किए, चरण पादुका भी छीन ली, साड़ी वितरण योजना भी बंद कर दी। खैर 325 वादे से तो मुकर गए, पर उन्होंने यहाँ एटीएम लगाकर छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा दिल्ली के दरबार में कांग्रेस कार्यालय में पहुंचाने का काम किया है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के भविष्य को इस तरह से बर्बाद किया है, वो भूपेश बघेल को फिर से मौका दे सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, दे सकते हैं क्या? जिस तरह से भुवनेश्वर साहू को रौंद कर मार डाला, वो सरकार को रिपीट कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? राजनांदगांव की चारों सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? जोर से बोले, ऐसे नहीं, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए, डालेंगे क्या? चारों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। यहाँ हमारे 7 प्रत्याशी है, 7 को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। भाजपा सरकार बनाएंगे, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। फिर से एक बार 7 प्रत्याशियों के लिए जोर से ताली बजाइए। ये 7 को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुमत से जीत कर आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। माननीय अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार। आपने हमारे सारे 7 प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद अपने सानिध्य में दिया। मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से
कि सबको रैली में शामिल